हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक बहुत बढ़िया हो गए। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। देखो, आज अपन यहां पर डायरेक्ट टैक्स और जो इंटरनेशनल टैक्सेशन के अंदर स्टेटरी अपडेट आए हैं में आपके सितंबर 25 एग्जाम के लिए, जो आपके सितंबर 25 एग्जामिनेशन के लिए जो स्टेटरी अपडेट आए हैं, आज क्लास में स्टूडेंट अपन उनकी बात करने जा रहे हैं। तो ये आपके इंपॉर्टेंट हैं सितंबर 25 एग्जामिनेशन के लिए। हालांकि जैसे अपन बात करते हैं कि ये जो स्टेटरी अपडेट है, जैसा मैंने आपको डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में बता रखा है कि सितंबर के एग्जाम के लिए जो आपके नोटिफिकेशन और सर्कुलर इश्यू हुए हैं अप टू 28 फैब 2025, अप टू 28 फैब 2025 तक के जो स्टेटरी अपडेट आए हैं और नोटिफिकेशन आए हैं, वो आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होंगे। फाइनेंस एक्ट आपका वही रहेगा, फाइनेंस बिल 2 एक्ट 2024। फाइनेंस एक्ट में कोई दिक्कत नहीं, फाइनेंस एक्ट वही रहेगा। तो जो स्टेटरी अपडेट्स हैं इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको क्लास में अभी डिस्कस करने जा रहा हूं स्टूडेंट। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं चैप्टर 19 जो आपके पेलेंट से रिलेटेड है। इसके अंदर कंपाउंडिंग के बारे में उन्होंने बताया गया है। कंपाउंडिंग क्या होता है? जैसे मैंने आपको इनडायरेक्ट टैक्स में पढ़ा रखा है कि जब भी किसी पर्सन के ऊपर आपके टैक्स है, पेनल्टी है, या उसको जेल के आपके प्रोविजन अप्लाई हो रहे हैं, तो वो अपने आप को बचाने के लिए एक टैक्स का यानी एक अमाउंट पे करके आपको इन ऑफेंसेस से बचा रहा है। तो वो एससी को यहां पर अपन ने कवर किया गया है। यानी किसी पर्सन को लगता है कि भाई मुझे जेल नहीं जाना, तो भैया मैं ये पैसा टैक्स का पैसा दे दूंगा, मैं इसके अलावा ये पैसा दे दूंगा और मेरे को आप जेल जाने से छोड़ दो, बख्श दो, तो उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। तो हम यहां पर कंपाउंडिंग के लिए एप्लीकेशन कौन दे सकता है, किस तरह से दे सकता है? तो इसकी यहां पर रिवाइज गाइडलाइन इश्यू की गई है, न्यू गाइडलाइन इश्यू की गई है, उसको यहां पर अपन यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट। तो ये अपन बात करते हैं एन एप्लीकेशन फॉर द कंपाउंडिंग इज मेड, किसको देंगे? जुरिडिकेशनल प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, जो बड़े लोग हैं ना उनको देंगे, कमिश्नर या चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल, जो मैंने आपको इनकम टैक्स अथॉरिटी में जो टॉप मोस्ट पर्सन बनाए थे ना, उन्हीं को देंगे। डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, इनको देंगे। बीइंग द कंपिटेंट अथॉरिटी, ये आपकी रहेंगी फॉर कंपाउंडिंग ऑफ द ऑफेंस। कंपाउंडिंग एप्लीकेशन में बी फाइल्ड फॉर ऑफेंसेस, किसके लिए फाइल्ड होती है? फॉर ऑफेंसेस पार्टिंग टू वन फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल के लिए, इन केस ऑफ टैक्स पे, और क्वार्टर के हिसाब से भी इन केस ऑफ टैक्स डिडक्टर फॉर ए मल्टीपल ईयर और क्वार्टर्स। कंपाउंडिंग ऑफिसर एप्लीकेशन फाइल्ड फॉर द मल्टीपल ईयर क्वार्टर्स रेफर्ड इन कंसोलिडेट कंपाउंडिंग एप्लीकेशन। देखो, मैं सिंपल वर्डों में लिख देता हूं, ये आपके एप्लीकेशन देगा। एप्लीकेशन फॉर कंपाउंडिंग किसको देंगे? एक हायर अथॉरिटी को अपन दे रहे हैं। एप्लीकेशन आप दोगे प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। फिर अपन बात करते हैं चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, DGIT। ये सब क्या है? बीइंग कंपिटेंट अथॉरिटी, कॉल आउट कंपिटेंट अथॉरिटी है। तो इनको हम यहां पर कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन फाइल करते हैं फॉर ए फाइनेंशियल ईयर, या टीडीएस के रिलेटेड है तो क्वार्टरली जाती है, तो क्वार्टर के लिए, एक या मल्टीपल क्वार्टर्स के लिए तो मल्टीपल के लिए जाएंगे, तो कंसोलिडेट जाएगी, कंसोलिडेट एप्लीकेशन जाएगी। वैसे नॉर्मल फीस हो गई 25,000 और कंसोलिडेट के लिए हो जाएगी 25,000। अपन बात करते हैं फीस के लिए, तो यहां कंपाउंडिंग एप्लीकेशन फीस है। कब से हुआ ये? आपके मैंने कहा न्यू प्रोविजन आया है, कंपाउंडिंग एप्लीकेशन और कंसोलिडेट कंपाउंडिंग एप्लीकेशन फाइल्ड ऑन और आफ्टर, कब से आया है? ऑन और आफ्टर 17th of October 2024।
से ये एप्लीकेबिलिटी आई है। ऑन और आफ्टर 17th ऑफ अक्टूबर 2024 से ये आपके आ गया। तो दिस आर न्यू प्रोविजन आपके इसमें कवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। 17th अक्टूबर 2024 से आपके रहेगा। द एप्लीकेशन टू डिपॉजिट आपको करनी है नॉन रिफंडेबल। ये जो फीस होगी डिपॉजिट वो नॉन रिफंडेबल है। हाँ, आगे एडजस्ट करा सकते हो आप, लेकिन फीस रिफंडेबल होगी, चाहे आप विड्रॉवल भी कर रहे हो एप्लीकेशन। कंपाउंडिंग एप्लीकेशन फीस नॉर्मली 25,000 फॉर सिंगल कंपाउंडिंग एप्लीकेशन, और मल्टीपल है यानी कंसोलिडेट के लिए 50,000 कंसोलिडेट कंपाउंडिंग एप्लीकेशन। सेड फीस इसे नॉन रिफंडेबल है, दिस नॉन रिफंडेबल फीस है, लेकिन इसे आगे आप एडजस्ट करा सकते हो। जो भी आपका कंपाउंडिंग चार्ज आएगा तो एडजस्टेबल अगेंस्ट द टोटल कंपाउंडिंग चार्ज डिसाइडेड द कंपाउंडिंग अथॉरिटी, डिसाइडेड बाय द कंपाउंडिंग अथॉरिटी। कंपाउंडिंग अथॉरिटी टू कंपाउंडिंग द ऑफेंसेस का जुडिकेशनल प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, ये आपके कंपाउंडिंग के लिए हो गए। तो यदि मैं बात करता हूं सिंगल कंपाउंडिंग एप्लीकेशन है, फी सिंगल कंपाउंडिंग ₹25,000, और अपन बात करते हैं कंसोलिडेट है कंसोलिडेट कंपाउंडिंग है, तो ये फीस है 50,000, और ये नॉन रिफंडेबल है। ये एप्लीकेशन फीस है, नॉन रिफंडेबल है, दिस इज नॉन रिफंडेबल। थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूं, आपको सिंपल लैंग्वेज में जाएगा, नॉन रिफंडेबल होती है, बट एडजस्टेबल। बट एडजस्टेबल इन टोटल कंपाउंडिंग चार्ज। जो कंपाउंडिंग चार्जेस बनेंगे ना उसमें एडजस्ट करा सकते हो। तो कंपाउंडिंग चार्जेस में आप उसको एडजस्ट करा सकते हो। दिस इज नॉन रिफंडेबल, लेकिन आप उसे एडजस्ट करा सकते हो। ये चीजें इसमें आपको बता रहा है। ऑफेंसेस कंपाउंडिंग विद द अप्रूवल ऑफ हायर अथॉरिटी, अप्रूवल ऑफ कंपाउंडिंग विद द अप्रूवल लेना होगा आपको किससे? हायर अथॉरिटी से। हायर अथॉरिटी, जैसे अपन बात करते हैं चेयरमैन, कौन होगा? हायर अथॉरिटी, अप्रूवल ऑफ चेयरमैन। इन केसेस में जैसे मैंने दो ही लिखे हैं, बाकी दे रखे हैं, इनसफिशिएंट है, तो इनके लिए आपके अप्रूवल ऑफ चेयरमैन ऑफ द सीडीबीटी हायर अथॉरिटी से आपको कराना होगा। कंपाउंडिंग ओनली विद द अप्रूवल ऑफ द चेयरमैन, जो कि सीबीडीटी का है। इन केस ऑफ ऑफेंसेस फॉर विच द एप्लीकेशन हैज बीन कॉन्विक्टेड विद द इम्पर्समेंट, यानी जेल की है, फॉर 2 ईयर और मोर, विद और विदाउट फाइन बाय ए कोर्ट ऑफ लॉ, 2 साल या 2 से ज्यादा। इन केस ऑफ ऑफेंसेस विच इज रिलेटेड अनदर ऑफेंसेस, जो एनी अदर लॉ में है, एनी अदर लॉ, जैसे आपके इस लॉ में नहीं, किसी दूसरे लॉ में है, जिसके लिए विच हैज बीन कॉन्विक्टेड विद इम्पर्समेंट ऑफ 2 ईयर और मोर, विथ और विदाउट फाइन बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, जैसे अदर लॉज हैं, जैसे आपके ब्लैक मनी है, अदर है, उनके साथ कहते हैं। इनकम टैक्स का तो ऊपर आ गया, अदर लॉ का इधर आ गया। तो उसके लिए हायर अथॉरिटी से आपको क्या करना होगा? अप्रूवल लेना होगा, जो कि कौन हो गए? चेयरमैन, सीबीडीटी का जो चेयरमैन है उससे लेनी होगी, है ना। कंपाउंडिंग जो किए जाएंगे उसके लिए उन्होंने कहा हम यहां पर साहब कंपाउंडिंग करेंगे किस किस का? टैक्स का, सरचार्ज का, प्लस सेस का।
but exclude interest shall not be included in tax to be considering compounding of compounding charge। तो कंपाउंडिंग चार्जेस ये हो गया। कंपाउंडिंग चार्जेस क्या है? कंपाउंडिंग चार्ज का मतलब क्या हो गया? टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस सेस, ये है कंपाउंडिंग चार्ज। लेकिन इसमें इंटरेस्ट का भी इंक्लूडिंग बट एक्सक्लूड इंटरेस्ट। तो ये आपके इसमें बता रहा है। अब यहां पर यदि पहली बार आपने एप्लीकेशन दी गई है, फर्स्ट टाइम आपने एप्लीकेशन दी गई है, तो आपके नॉर्मल चार्ज ही लगेगा। फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन दी गई तो नॉर्मल चार्ज है। तो अपन बात करते हैं फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन है, फर्स्ट टाइम कंपाउंडिंग एप्लीकेशन है और कंसोलिडेटेड एप्लीकेशन है, पर्सन टू बी कंप्यूटेड इन ईच ऑफेंसेस, तो आपके नॉर्मल चार्ज लगेगा। देखो आपके फर्स्ट टाइम है, कंपाउंडिंग एप्लीकेशन, तो भैया नॉर्मल चार्ज होंगे। क्या होंगे? नॉर्मल चार्ज। ठीक है स्टूडेंट, कंपाउंडिंग द ऑफेंस डिस्क्लोज द एप्लीकेशन, तो ऐसे केस में नॉर्मल चार्ज होंगे। लेकिन अब उसके बाद उन्होंने कहा गया, अब यहां पर आप दे रहे हो सब्सिक्वेंट एप्लीकेशंस, फर्दर सब्सिक्वेंट टू द फर्स्ट एप्लीकेशन शैल बी काउंटेड द सेकंड, थर्ड, फोर्थ कंपाउंडिंग एप्लीकेशन, तो कंसोलिडेट कंपाउंडिंग एप्लीकेशन सो एज ऑन उस पे लगेगी। तो जैसा अपन बात करते हैं, ये फर्स्ट टाइम तो होगी, सेकंड टाइम सेकेंड टाइम आप एप्लीकेशन दोगे, तो कंपाउंडिंग के लिए आपके नॉर्मल का जो रहेगा वो रहेगा 1.2 टाइम्स, 1.2। थर्ड टाइम आपके रहेगा 1.4 टाइम्स, इस तरह से बढ़ता जाएगा मल्टीपल्स। फोर्थ टाइम तो कंपाउंड के 1.6 टाइम, और ऐसे कंटिन्यूस आगे बढ़ता रहेगा एंड सो ऑन, कंटिन्यूस इस तरह से बढ़ता रहेगा। फिफ्थ टाइम में तो 1.8 हो गैस रहे, तो एंड सो ऑन चलता रहेगा, कंपाउंडिंग चार्जेस रहता रहेगा। अब इसने कहा इफ द एप्लीकेशन इज मेड बियॉन्ड द 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच प्रोसिक्यूशन इज कंप्लीशन इज फाइल्ड, द कंपाउंडिंग चार्जेस शैल बी इंक्रीज, आपके करते जाएंगे बाय 50% ऑफ द अमाउंट कैलकुलेटेड अबाउ। यदि एप्लीकेशन आपने 12 मंथ्स के बाद दी गई है, is made beyond 12 months from end of month in which prosecution तो इस केस में ये कहता है कंपाउंडिंग चार्जेज shall increase by 50%
of the amount calculate above. Amount calculate अब जो ऊपर कैलकुलेट हुआ उसके हिसाब से 50% से उसे बढ़ा दिया जाता है, उससे बढ़ा दिया जाएगा। तो ये चीज इस केस में आपके बता रहा है। तो इस हिसाब से आपके कंपाउंडिंग क्या आपका वैल्यू कैलकुलेट किया जाएगा। व्हाट विल बी द डेट ऑफ एप्लीकेशन इन केस ऑफ कैरिड फॉरवर्ड एप्लीकेशन? ओरिजिनल डेट, एप्लीकेशन डेट ऑफ इश्यू ऑफ रिवाइज गाइडलाइंस, तो ये आई है विथ इफेक्ट फ्रॉम ऑन 17 अक्टूबर 2024 से आके है। हाउ शैल बी कंपाउंडिंग चार्ज बी कैलकुलेट फॉर द एप्लीकेशन पेंडिंग बिफोर इश्यू ऑफ द दिस गाइडलाइन? पुरानी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नहीं हो, लेकिन अब आने के बाद सारी इसमें कवर नहीं। कंपाउंडिंग चार्जेज फॉर पेंडिंग एप्लीकेशन आर सब्जेक्ट टू द रीडिटर्मिनेशन एज पर द रिवाइज गाइडलाइन। जो अभी मैंने आपको पढ़ाया, रिवाइज गाइडलाइन के हिसाब से रीडिटरमाइन करनी है। ये आपके पॉइंट दे रखे थ्योरेटिकल। इफ ए न्यू कंसोलिडेटेड एप्लीकेशन इंक्लूड ए ईयर ऑफ विच एप्लीकेशन वाज फाइल्ड अर्लियर एंड द विड्रॉवल करने की कोई जरूरत नहीं, वो सब इसमें कवर हो जाएंगे न्यू में। तो ये इस तरह से क्वेश्चंस दे रखे हैं आपके, तो आप पढ़ते चलोगे तो ये चीज आ जाएगी। हाउ द रेट ऑफ कंपाउंडिंग चार्जेज विल बी डिटरमाइंड इन द सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन? यस, रेट ऑफ कंपाउंडिंग चार्जेज तो मैंने बताया था फर्स्ट एप्लीकेशन में कोई दिक्कत ही नहीं है, नॉर्मल चार्ज होगी। एप्लीकेशन विल बी ऑफिस फाइल्ड इफ सब्सिक्वेंट कंपाउंडिंग चार्ज, तो सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन पे आपके रखता है बी इंक्लूडिंग, जैसे अपन बात करते हैं हायर लायबल फॉर हायर रेट इज 1.2 टाइम्स 1.4 टाइम 1.6 ऐसे, तो वही आपको मैंने पढ़ाया, उसके हिसाब से आप लगा लीजिएगा। अब देखो स्टूडेंट, यहां अपन आते हैं, दिस अगेन कंसेप्ट, एन एप्लीकेशन हैज फाइल्ड डिफरेंट applications on different date to compound different offenses which will be considered as follow. application date है, status है, offenses है, subsequent applications है, offenses including earlier applications और rate है। देखो यहां तक तो आपके क्या है, सीधा सीधा पुराने उसमें चले गए। बिफोर 17th October 2024, this is the old guideline. कंपाउंडिंग है 276B, नॉट एप्लीकेबल, पहले वाली है ना गाइडलाइंस, तो उन पर तो एप्लीकेबल होगा। 17 अक्टूबर 2022 24 से आया था। कंपाउंडिंग 276 नॉट एप्लीकेबल दिस वन। 18 अगस्त 2023 रिजेक्ट हो गई, कोई बात नहीं, कंपाउंडिंग नॉट एप्लीकेबल, पुरानी है ना। अब यहां से आपके जैसे बात करते हैं 17 सितंबर 2024 अपने आप न्यू में कवर हो जाएगी, पेंडिंग है अभी, विजा पेंडिंग तो अपने आप कवर हो जाएगी। फर्स्ट, नो फ्रेश एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड, उसको कोई एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट। और जैसे फर्स्ट एप्लीकेशन में आनेंगे तो नॉर्मल रेट आपके चार्ज। और इसके बाद अब अपन बात करते हैं 1 अक्टूबर से दी गई है, तो ये आ जाएगी ऑन और आफ्टर 17 अक्टूबर 2024। तो सिंगल एप्लीकेशन फॉर अर्लियर एप्लीकेशन रिजेक्टेड, पहले एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, नाउ सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन सेकंड एप्लीकेशन बन जाएगी, सेकंड तो 1.2 टाइम्स ऑफ नॉर्मल ऑफेंस। क्लियर? कंसोलिडेटेड एप्लीकेशन दिस थर्ड एप्लीकेशन है, तो 1.4 टाइम्स ऑफ रेट। दिस वन 276। यस, एप्लीकेशन डेटेड 15 जनवरी 2021, 18 अगस्त 2023 एंड थर्ड टाइम यस एप्लीकेशन डेटेड इन दिस वन, तो 1.2 टाइम्स। इफ फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन तो नॉर्मल रेट, इसके लिए फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो नॉर्मल रेट, इस सेक्शन के लिए फर्स्ट टाइम दे रहे हैं
तो नॉर्मल रेट से आपको कंपाउंडिंग करना होगा। एग्जांपल्स दे रखे हैं तो आपके मैंने बता रखे हैं। तो इससे कहा थर्ड टाइम की एप्लीकेशन है, एप्लीकेंट हैज ऑप्ट द कंपाउंडिंग फॉर द सेक्शन 276 ऑफेंसेस फॉर थर्ड टाइम, तीसरी बार कर रहा है, थर्ड टाइम in third application and accordingly compounding charges 1.4 times of the normal rates should be applied। तो वो आपको मैंने बता रहा है, फर्स्ट टाइम होता है तो नॉर्मल रेट अप्लाई हो जाती है, तो उसके साथ उसकी वर्किंग को इसने करा है, उसको बता रखा है, आप कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। वेदर कंपाउंडिंग एप्लीकेशन में बी फाइल्ड आफ्टर लंच ऑफ द प्रोसिक्यूशन, यस हो सकता है। इफ द एप्लीकेशन इज फाइल्ड विद इन द 12 मंथ्स, 12 मंथ्स के अंदर दे रहे हैं जब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और आफ्टर 12 मंथ्स तो 50% नॉर्मल के अलावा चार्ज होगा आपके, विद इन द 12 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ द मंथ इन विच प्रोसिक्यूशन कंप्लेन इज फाइल्ड, द कंपाउंडिंग चार्जेस विल बी डिटरमाइंड एज पर द गाइडलाइंस एज इलस्ट्रेटेड अबव। फिर उसके बाद कह रहा है एप्लीकेशन फाइल्ड आफ्टर 12 months, the compounding charges so calculated be increased by 50% as per the guidelines। तो इस केस में अपन बात करते हैं, कंपाउंडिंग करते हैं। एप्लीकेशन इज फाइल्ड within 12 months from end of the month, or after 12 months from end of the months। इसमें तो नॉर्मल रहेंगे, कंपाउंडिंग चार्जेज क्या लगेंगे इसमें, डिटरमाइन as per guidelines। और इसमें 50% और ऐड कर देना, जो आ गया डिटरमाइन एज पर गाइडलाइन प्लस 50% और ऐड कर देना ऑफ %50 अब 50% और जोड़ दीजिए, ये आपके चार्ज हो जाएगा। तो आप कर लोगे, कोई इश्यू नहीं है, कोई बड़ा वो नहीं है। जैसे अभी मैं एग्जांपल कराऊंगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। दिस वन इलस्ट्रेशन है आपके, एससी हैज मेड टीडीएस डिफॉल्ट, किसके लिए बता रहा है, टीडीएस डिफॉल्ट 1 लाख रुपए फॉर 3 months ड्यूरिंग द 1920, द प्रोसिक्यूशंस हैज बीन लॉन्च 1 April 2022 under section 276B of the act। normal compounding charge in this case suppose 45,000, नॉर्मल चार्ज कितना है 45, नॉर्मल है, इसका नॉर्मल कंपाउंडिंग चार्जेस है 45,000, नॉर्मल कंपाउंडिंग चार्जेस है
₹45,000। केस फंड लेस देन 12 मंथ्स है, 12 महीने, तो नॉर्मली लगेगा 45। मोर देन 12 मंथ्स है तो लगेगा 67,500। ये इस केस में आपको उत्तर है। सिनेरियो 1, नो अर्लियर एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड, लेकिन एप्लीकेशन रिजेक्ट लग गई। सिनेरियो 2, फर्स्ट एप्लीकेशन रिजेक्टेड, रिवाइज एप्लीकेशन इज फाइल्ड। केस 3, 12 अक्टूबर 2022 रिजेक्टेड हुआ, लेस देन 12 मंथ्स है, नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेशन रिजेक्टेड, नॉट एप्लीकेबल। 31 अक्टूबर फाइल्ड अंडर द रिवाइज गाइडलाइंस, मोर देन 12 मंथ्स, तो 50% और ऐड कर देना, 1.2 टाइम्स, सब्सिक्वेंट हो गई ना, 1.2 टाइम्स नॉर्मल कंपाउंडिंग और प्लस उसके ऊपर इंक्रीज बाय दिस वन। तो पहले तो 45,000 का 1.2 करना है आपको, प्लस आपको करना है जो ये कैलकुलेट होके आया स्टूडेंट, मैं आपको बताता हूं कितना आ गया ये। 45,000 का 1.2, 54,000, फिर 54,000 का 50% और ले लो, ये आ जाएगा 81,000। इस तरह से 81,000, इस तरह से आपके 81,000 आपके आ जाएगा। तो ये आपके स्टेटरी अपडेट के अंदर इन्होंने कवर किया गया है, तो ये आपको बता रखा है। अब देखो अपन बात करते हैं स्टूडेंट, यहां पर मैं आपको लिखवाता हूं एक पॉइंट, है ना। देखो मैं इसका सिंपल ही आपको लिखवा देता हूं। को अक्यूज जैसे है, डायरेक्टर है, कर्ता है, ऑफिसर है, कैन अप्लाई सेपरेट टुगेदर। जैसे कंपनी है, जैसे अपन बात करते हैं, अभी को अक्यूज का मतलब है, जैसे अपन बात करें कंपनी है, वो तो ही है, साथ में उसका डायरेक्टर हो गया, फर्म है, उसका पार्टनर हो गया, तो को अक्यूज आ रहे हैं। तो इसके लिए अपन बात करते हैं को अक्यूज, डायरेक्टर, कर्ता, ऑफिसर जो इसके साथ आ रहे हैं, कैन अप्लाई सेपरेट या टुगेदर, एक साथ में एप्लीकेशन लगा सकते हैं। सिंगल कंपाउंडिंग चार्जेस पर ऑफेंसेस, आपके ऑफेंस तो वही एक ही है, तो आपको सिंगल आपके इसमें रहेगा, सिंगल कंपाउंडिंग चार्जेस पर ऑफेंसेस, नो सेपरेट फीस फॉर को अक्यूज, कोई सेपरेट फीस नहीं होगी, नो। वंस पेड बाय एनी वन पार्टी, एक बार किसी भी एक पार्टी ने कर दी, ऑफेंसेस ऑफ बोथ मेन अक्यूज एंड को अक्यूज आर कंपाउंडेड, तो कंपाउंड कर दिए जाएंगे, तो फिर आपके कंपाउंड उनको कर दिया जाएगा। ये हमारे इस केस में कंसेप्ट कवर कर रहा है, ये आपके इसमें कंसेप्ट कवर कर रहा है। वेदर को अक्यूज कैन फाइल कंपाउंडिंग एप्लीकेशन अंडर द रिवाइज गाइडलाइंस, यस, ये कर सकता है ना। तो आप इसको पढ़ोगे तो आपके इजीली इसमें आ जाएगा। सिमिलरली ये सारे वही थ्योरेटिकल पॉइंट है, मैंने आपको लिखवा दिए, आप इसमें करते हुए चले गए तो ये सारे के सारे आपके आ जाएंगे, थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं। अब आता है नॉन रेसिडेंट के केस में। तो नॉन रेसिडेंट के केस के अंदर आपको याद होगा, मैंने एक प्रोविजन पढ़ाया था, नया सेक्शन इंसर्ट होता 44 बीबीसी, सेक्शन 44 बीबीसी, जिसका प्रेजेंटिव इनकम, जिसके अंदर अपन प्रेजेंटिव इनकम बात करते थे, बीबीसी प्रेजेंटिव इनकम, जो कि अपन लेते हैं 20% ऑफ इंश्योर्ड सम, अपन लेके चलते हैं। तो 44 बीबीसी के अंदर अपन को ये एप्लीकेशन के लिए फीस लेके चलते हैं 20% ऑफ इंश्योर्ड सम, कि कोई भी नॉन रेसिडेंट है, एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ऑपरेटिंग, किसके बिजनेस में लगा हुआ है, क्रू शिप, सेक्शन 44 इसके अंदर है, यानी ये प्रोविजन किसके लिए अप्लाई हो रहा है, एप्लीकेबल एससी होगा, नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, और बिजनेस का है ऑपरेटिंग, ऑपरेशन ऑफ क्रूज
शिप, और ये पैसेंजर के लिए होनी चाहिए, तो उनके लिए यहां पर उन्होंने कंसेप्ट दिया गया, तो उसके लिए कंडीशन दी गई यहां पर, नॉन रेसिडेंट engaged in the business of operating cruise ship has to operate a passenger ship having the carrying capacity more than 200 passenger, या फिर 200 पैसेंजर, या फिर जो लेंथ है 75 मीटर और मोर है। तो ये आपके इसमें बता रहा है। और ये रिक्रिएशनल मनोरंजन वगैरह के लिए आपके चलाए जा रहे जो होते हैं ना, बड़े बड़े शिप्स होते हैं जिसके अंदर आपने देखा होगा कि एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे अपन जा रहे हैं, तो उनके लिए इसमें बात करते हैं। ऑपरेट सच शिप, शेड्यूल हो रहा है शोर, टचिंग, वो टच हो रहा है एटलीस्ट 2 सी पोर्ट ऑफ इंडिया, सी पोर्ट ऑफ इंडिया 2 पोर्टों से टच हो रहा है, सेम सी पोर्ट ऑफ इंडिया ट्वाइस, सेम सी पोर्ट ऑफ इंडिया ट्वाइस, या 2 बार टच हो रहा है, ट्वाइस 2 बार टच हो रहा है। ऑपरेट शिप प्राइमरी फॉर कैरिंग पैसेंजर, पैसेंजर को लाने ले जाने वाला होना चाहिए, कार्गो के लिए नहीं होना चाहिए, नॉट फॉर कार्गो, कार्गो के लिए नहीं होना चाहिए, किसके लिए होना चाहिए, पैसेंजर के लिए, पैसेंजर के लिए। ऑपरेट्स अ शिप एज पर द प्रोसीजर गाइडलाइंस इफ एनी इशू बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, उसके लिए आपके गाइडलाइंस दी गई है, उनके साथ आपको वर्किंग करते हुए बता रहा है। एक और आता है टाइम लिमिट फॉर सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट बाय द नॉन रेसिडेंट, तो दिस द टाइमलाइन ऑफ स्टेटमेंट बाय नॉन हैविंग द लेसन ऑफिस, लेसन ऑफिस का मतलब है इंक्वायरी का ऑफिस, लेसन ऑफिस का मतलब इंक्वायरी ऑफिस, ऑफिस जो अपन ने खोल रखा है, या फिर कम्युनिकेशन के लिए बना रखा है, ओनली कम्युनिकेशन, तो उसको इसमें अपन कवर कर रहे हैं। लेजन ऑफिस या कम्युनिकेशन के लिए अपने ऑफिस बना रखे ना, उसकी अपन यहां पर बात कर रहे हैं। तो उनको स्टूडेंट आपके यहां पर टाइम लिमिट दिया गया है कि स्टेटमेंट कब तक फाइल करना है, वो अपन यहां पर देखते हैं। शॉर्ट में लिखवा देता हूं आपको। तो इसके लिए उन्होंने टाइम लिमिट दी गई है। फॉर्म फाइल करना होगा, फॉर्म ये आपको पूछ सकता है 49C फर्निश करना होगा बाय नॉन रेजिडेंट एनआर, कब तक करना होगा, 2AO, विथ इन देता हूं 2AO विथ इन 8 months, फ्रॉम एंड ऑफ सच फाइनेंशियल ईयर, ये मैंने लिखवा दिया 8 months फ्रॉम सच फाइनेंशियल ईयर। तो ये आपके सिंपल सा आपके था अमेंडमेंट। तो ये नॉन रेसिडेंट को आपके स्टेटमेंट फर्निश करना होता है फॉर्म नंबर 49C के अंदर, उसकी ये बात आपके कवर करना है, कब तक फाइल करना है, तो 8 months के अंदर फाइल करना है। ये आपका स्टैट्यूटरी अपडेट है। ट्रांसफर प्राइसिंग में सेफ हार्बर के अंदर आए, जिसके अंदर आपको आर्म लेंथ प्राइस जो अपन कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए वो कहता है कि एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेफ हार्बर रूम में 4% और मोर आप इनके लिए इनकम मान लोगे तो आपके लिए यहां पर सेफ हार्बर रूल लग जाएगा और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और इसमें देखो चीज ध्यान होगी आपको, मैंने वहां पर आपको आरटीपी में भी क्वेश्चन था वो भी बताया था कि इससे लिंक आरटीपी में भी क्वेश्चन है, आप वो कर लोगे तो वो भी कवर हो जाएगा। दिस द सेफ हार्बर रूल कौन सी इनकम के लिए लगता है, जो सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 इनकम डीम्ड टू बी अराइज इन इंडिया, जिसमें पहला पॉइंट था बिजनेस कनेक्शन था, बिजनेस कनेक्शन या कोई प्रॉपर्टी सिचुएटेड इंडिया में है, लेने देने वाला बायर सेलर इंडिया के बाहर है, नॉन रेसिडेंट है, ऐसे होते थे ना, वो उनके लिए है।
तो उनके लिए अपन यहां पर सेफ हार्बर रूल 92 CB2 के अंदर अपन बात करें, एम्पावर टू सीबीडीटी सेफ हार्बर रूल इस केस में बताता है। तो ये उन्होंने आपके इंट्रोड्यूस किया गया प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस में प्रॉफिट एंड गेन इनकम के लिए। तो ये सेफ हार्बर रूल इंट्रोड्यूस कर दिया डीम्ड इनकम के लिए। एलिजिबल एससी कौन हो गया? फॉरेन कंपनी। और ये लेके आए एंगेज इन द बिजनेस ऑफ द डायमंड माइनिंग विच एक्सरसाइज एन ऑप्शन फॉर एप्लीकेशन फॉर द एप्लीकेशन देंगे किसके लिए? सेफ हार्बर रूल के लिए अंडर 10IA ए बिजनेस ऑफ सेलिंग ऑफ रॉ डायमंड, सेलिंग ऑफ, देखो रफ डायमंड को केवल डिस्प्ले लगाते हैं तो बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा, इनकम इंडिया में नहीं अराइज होगी, केवल डिस्प्ले लगाते हैं। ये क्या है? सेलिंग ऑफ रॉ डायमंड इन एनी नोटिफाइड स्पेशल जोन, नोटिफाइड स्पेशल जोन के अंदर लगा रहा है, नोटिफाइड स्पेशल जोन के, आज पर द रेफर टू इन क्रॉस दिस वन, तो उसको अपन यहां पर कवर कर रहे हैं। ग्रॉस शिफ्ट, तो ग्रॉस शिफ्ट तो सिंपल से अमाउंट पेड और पेबल, उसकी बात करें टू एलिजिबल एससी टू एनी पर्सन इन बिहाफ ऑफ द अकाउंट ऑफ सेल्स ऑफ रॉ डायमंड बाय एलिजिबल एससी, या फिर अमाउंट रिसीव्ड या डीम्ड टू बी रिसीव्ड टू द एलिजिबल एससी पर्सन बिहाफ ऑफ द अकाउंट ऑफ सेल्स ऑफ द रॉ डायमंड ऑफ एलिजिबल एससी। रिलेवेंट प्रीवियस है जिसके अंदर रिलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर, कोई दिक्कत नहीं है। डायमंड दैट आर अनकट, अनपॉलिश्ड, अनसॉर्टेड, अनवर्क, सिंपली सॉन, तो ये आपको मैंने बता रखा है, इसको याद करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मेन है आपको इनकम सेफ हार्बर रूल में मानना। तो इस केस के अंदर ये कहता है फिर एलिजिबल एससी डिक्लेयर इनकम, इनफॉर्म एलिजिबल बिजनेस अकाउंटिंग द सर्कमस्टांसेस इन स्पेसिफाइड 10IB safe harbor rule exercised by the eligible SC and relevant previous year NID shall be accepted by the, तो accept कर ली जाएगी किसके द्वारा? accepted by income tax authority, accepted by income tax authority। तो ये इनकम आपको माननी है सेफ हार्बर में, बार अप्लाई होगा। तो इनकम कितनी माननी है? इनकम हमें माननी है इनकम जो कि होगी 4% और मोर, 4% और मोर ऑफ द डिक्लेयर gross receipt from such business, ये इनकम माननी है। तो ये इनकम डिक्लेयर करोगे तो इनकम टैक्स इसको एक्सेप्ट कर लेगी। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी एक्सेप्ट कर लेगी। सेपरेट कर लेंगे, तो ये सेफ हार्बर में है। बाकी का तो जब आपको पता है, ये जब प्रेजम्पटिव इनकम है, जिस तरह प्रेजम्पटिव इनकम वाले सारे प्रोविजन हो गए। इनकम की मैं बात करता हूं तो 30 to 38 कोई खर्च की छूट नहीं मिलेगी, आपको नहीं मिलती। 38 सेक्शन नहीं मिलेगी, नहीं मिलने वाले। 32 सेल्फ डीम्ड टू हैव बीन ऑलरेडी दिए। आपको WDV मिल जाएगा, WDV कैलकुलेट हो जाएगा। अपन बात करते हैं WDV तो परमिटेबल, डेप्रिसिएशन नहीं ले जाना, लेकिन असर्ट्स पे डेप्रिसिएशन लगाकर WDV पे ला सकते हो। नो सेट ऑफ अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32(2) को नहीं मिलेगा। नो सेट ऑफ द लॉसेस नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये फिक्स इनकम 4% और मोर आपको डिक्लेयर करनी है, तो इससे कम आप इनकम नहीं दिखा सकते। ये चीज आपको बताता है सेक्शन, है ना। इसके बाद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 92D डिक्लेयर टू 92D डिक्लेयर आप करने की बात कर रहा है, तो उसको मेंटेन करने होंगे कि ऑफ फर्निशिंग द इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट। और सेक्शन 92E रिपोर्ट
जो ऑडिट रिपोर्ट होती है वो भी फर्निश करनी होगी। सबमिशन रिपोर्ट एंड अकाउंटेंट इन द रेस्पेक्ट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन शैल बी अप्लाई, तो वो तो अप्लाई रहेंगे। इसके बाद प्रोसीजर ये कोई काम का नहीं है। हाँ, म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर नॉट टू अप्लाई, वो अप्लाई इस पे नहीं होगा, नॉट टू बी अप्लाई, म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। तो ये सेफ हार्बर रूल के अंदर आपको दिया गया था, इंपॉर्टेंट है, आरटीपी में इसका क्वेश्चन दिया गया है, आप वहां से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। हालांकि मैंने सेफ हार्बर रूल क्लास में बताए थे। इसके बाद आता है कंडीशन एंड एक्टिविटी नोटिफाइड बाय फाइनेंस कंपनीज। सिंपल सी बात है, टू क्वालिफाई फॉर द एक्सक्लूजन ऑफ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजन ऑफ 94B, थिन कैपिटलाइजेशन का प्रोविजन मैंने बताया था। तो वहां पर ये प्रोविजन कहता है कि जैसे आपके कोई भी पर्सन है तो वो कहां पर सिचुएटेड है, आईएफएससी में लोकेटेड कंपनी, फाइनेंस कंपनी है जो लोकेटेड कहां है, आईएफएससी में, हैज बीन एक्सक्लूडिंग फ्रॉम द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन दिस सेक्शन। तो यानी वो आपके 30% ऑफ, अपन बात करते हैं ना EBITDA, तो वो आपका परमिटेबल होता है, इंटरेस्ट उससे ऊपर है तो डिसअलाउड होता है, तो आगे के 8 सालों में होंगे तो वो प्रोविजन इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये चीज उन्होंने यहां पर बता रखा है। फाइनेंस कंपनी के मतलब है जो इन्होंने कहा गया, फाइनेंस कंपनी है, इट डज नॉट एक्सेप्टेड पब्लिक डिपॉजिट फ्रॉम रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, इट नॉट रजिस्टर्ड विद द अथॉरिटी एज ए बैंकिंग यूनिट। तो उनके लिए अपन बात कर रहे हैं। तो सिंपल से वर्डों में मैं बताता हूं आपको, सिंपल से वर्ड में देखो, सिंपल से वर्डों में है कि फाइनेंस कंपनी जो कि लोकेटेड कहां है, आपके आईएफएससी में लोकेटेड है। तो कोई भी फाइनेंस कंपनी आईएफएससी में लोकेटेड है, हैज बीन एक्सक्लूड फ्रॉम द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द सेक्शन 94B की एप्लीकेबिलिटी से बाहर रहेगी, उसके ऊपर ये एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। नहीं 30% इंटरेस्ट जो डिसअलाउड करते थे वो नहीं होगा। इसी तरह से एक सिंपल सा सेक्शन है टीडीएस के लिए, नो टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ आईएफएससी यूनिट, जो बहुत सारे पॉइंट दे रखे ना, उसका एक क्रक्स है। क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी फाइनेंशियल यूनिट है, बैंकिंग कंपनीज वगैरह हैं, आईएफएससी में लोकेटेड है, तो उनके लिए 80LA के अंदर आपको डिडक्शन दी हुई है, उनमें 80LA के अंदर डिडक्शन दी गई है, 100% डिडक्शन जाती है। कितना था, 10 कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर, तो उनका डिडक्शन दे रखे, तो उन पे डिडक्शन में तो टैक्स लगेगा नहीं, टैक्स लगेगा नहीं, तो भैया टीडीएस काटने की क्यों जरूरत है। तो उन पे टीडीएस ना टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी आएगी, ना टीडीएस ना टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी एक तरह से आती है। तो ये आपके इसमें प्रोविजन बता रहा है। आप तो टीडीएस वाला देख लो, आप तो उस पर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये हमारे इस केस में अमेंडमेंट स्टेटरी अपडेट दिए गए हैं जो सितंबर 25 के लिए स्टूडेंट आपके दिए गए हैं। तो जो मेन थे मैंने सारे आपको स्टेटरी अपडेट जितने भी हैं वो कवर करा दिए गए हैं। आप अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।